बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी मुतारफ़ करवाई है। जनाब 1 लाख इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में जो गैर मुल्की हैं, तो पाकिस्तान में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करें, शहरियत लें, 5 साल रहें, 10 साल रहें, पासपोर्ट मिलेगा भाई, पासपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना, इस तरह की कोई स्कीम है। ये जो अमाउंट है, ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि इसकी बुनियाद पे आप पासपोर्ट किसी को जारी कर देते हैं या मुस्तकिल रहाइश या शहरियत दे देते हैं। इस पर बात करेंगे। गल बच्चों कुछ हो रहे हैं, ये मैंने लगता। और फिर दूसरा डील शील की बातें चलती रहती हैं कि जनाब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की डील, पता नहीं किसकी किसके साथ डील। लेकिन अब एक और डील की जो इतला है वो इमरान खान और रावलपिंडी के दरमियान कुछ डील होने वाली है या हो रही है। और ख़ान साहब जो हैं उसमें क्या पेशकश कर रहे हैं। इसके अलावा साबिक DGI FIA बशीर मेमन साहब के गिर्द बड़ा घेरा तंग किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? कहीं घर से तो कोई ऐसी हिदायत नहीं कि भाई इसको ज़रा सबक सिखाना है। वो सबक क्यों सिखाना है, इस पर बात करेंगे। और फिर इसी तरतीब से बात कर लेते हैं। ये फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है और फिर ख़बर है कि जनाब इन्होंने ये फैसला किया हुकूमत ने कि $1 लाख की अगर कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में गैर मुल्की करता है तो उससे 5 साल से 10 साल तक पाकिस्तान में रहायश या मुश्किल रहायश इख्तियार कर सकेंगे बगैर हम। इस तरह की कोई उन्होंने पेशकश की है गैर मुल्कियों को। वो कहते हैं जो अफ़गानी हैं उससे वो बहुत फ़ायदा उठाएँगे। जो अमीर अफ़गानी है पाकिस्तान में, वो अपना पैसा वैसा लाएँ, सरमायाकारी करें। और चीनी बशिंदे जो हैं उनको सरमायाकारी का मौका मिलेगा। वो और सिख जो कहते हैं ना, सिख पूरी दुनिया में जो सिख हैं, वो जो उनके मुक़द्दस मकामात हैं, हसन अब्दाल, ननकाना साहब, वहाँ करतारपुर, वहाँ वो कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उन्हें वहाँ वो देना चाहते हैं कि ठीक है जी, तुसी भी आ जाओ। मुश्किल रहायश का मतलब कि पासपोर्ट भी देंगे। और पासपोर्ट की इज़्ज़त पाकिस्तान की जो है पूरी दुनिया में 111 ममालिक की जो लिस्ट है, 108वां नंबर है। 108वां नंबर यानी इसका वो लिस्ट ऐसे बनाते हैं कि कितने ममालिक ऐसे हैं जो बग़ैर वीज़े के सिर्फ पासपोर्ट की बुनियाद पर अपने ममालिक में आने देते हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तान का 108वां नंबर है। हत्ता कि यमन और सोमालिया भी पाकिस्तान से ऊपर हैं। इन्होंने जो स्कीम शुरू की है, मुझे वो एक लतीफ़ा याद आ गया कि किसी गांव में वो एक ज़ात ज़ात बरादरी है ना, तबकाती तकसीम भी है पंजाब में, बल्कि पूरे बरसगीर इंडिया में तो हमसे भी ज़्यादा है। तो वो कोई छोटी बरादरी का बंदा था और XYZ कह लें बरादरी को। बरादरी का नाम लूँगा तो फिर वो मसला पैदा हो जाएगा। XYZ बरादरी का एक बंदा था। वो जनाब उनका लड़का चले गया बाहर से कमा के लाया पैसे अच्छे खासे, दुबई या सऊदी अरब वगैरह। और फिर जनाब आके पक्के कोठे पा ले, मोटरसाइकिल ले ले, रहन सहन अच्छा हो गया। तो अब वो पैसा वैसा उसके पास उतना ही था जितना गांव के दीगर चौधरियों के पास था, लेकिन वो बरादरी से मार खा जाता था आके। तो बरादरी यार, बरादरी बदलिए। फिर उन्होंने कोई कह लें आप जट्टों में शामिल होने की कोशिश की, अपनी कहीं कास्ट उन्होंने जट लिख दी। जट्टों को पता लगा, बड़ा उन्होंने गुस्सा किया, गालां गुलां कढ़ियां, बंदा बन इंसान बन XYZ की करता पे तू अपनी औकात च रहे। वहाँ से खैर वो उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं, इनसे ज़रा जो दूसरे कमज़ोर ज़ात है ना थोड़ी सी, वो ठीक है। वो उनमें चले गए जनाब, वो ज़ात बनाने की कोशिश की अपनी। वो उनको पता चला, वो भी इकट्ठे होकर आ गए, इंसान बन तो की करता पे। 2-3 कोशिशें उसने की और फिर आखिर नाकाम हो गया। बड़ा अफसरदा सा तकरीबन रोते हुए जा रहा है कि एक बरादरी से डांट खाने के बाद। तो वो एक साहब बाहर बैठे होते हैं, वो ये XYZ है, वो ABC की ज़ात का कह लें आप, वो भी तकरीबन ऐसी ज़ात। उन्होंने कहा यार क्या हो गया? उनका जनाब मैंने फ़लाँ बरादरी में शामिल होने की, उन्होंने मुझे गालियाँ दी, फ़लाँ बरादरी में शामिल होने की उन्होंने डांट डपट की, फ़लाँ बरादरी ने तो मेरे लफेड़े ही मार दिए। तो उनका यार तू दिल छोटा ना कर, तू हमारी बरादरी में आ जा, हमारी ज़ात में आ जा। उन्होंने कहा भाई जी थोड़ा तो मैं पहले ही चंगा। ये जो पाकिस्तान का जिन्होंने परमानेंट रिहाइश इख्तियार करनी है, वो या पाकिस्तान का पासपोर्ट लेना है, वो
पाकिस्तान से तो पहले ही बेहतर है। अफ़गानिस्तान की चलो बात कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान हमसे पीछे है वो पासपोर्ट की वो इज़्ज़त के हवाले से। बाकी तो अगर सिख सुखों की बात करें और वो जो बाहर रहते हैं सिख, खास तौर पे कनाडा और अमेरिका और यूरोप में, तो वो तो आप देखें ना, $1 लाख जो है वो कितनी बड़ी सरमायाकारी है, ये एक बात ध्यान में रखें। 175 रुपये का डॉलर अगर हो तो 1,75,00,000। अगर वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतने को तो एक प्लाट आता है, ये एक घर आता है। इसका मतलब कोई भी बंदा बाहर से आए पाकिस्तान में 1,75,00,000 रुपए का एक घर खरीदे कि जनाब मैं सरमाया करे और मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ले और फिर यहाँ जो मर्जी होता रहे, पता नहीं क्या सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और फिर पाकिस्तान में तो खुद लोग बड़े बड़े अमीर लोग, वो एक मुझे भी बता रहे थे दोस्त के, एक ड्रामा है परिजाद, वो जिस घर में शूट हो रहा है, गुलबर्ग ग्रीन टाइप कोई इलाका है इस्लामाबाद में, उसकी मालियत 60 करोड़ रुपए है। और ये कह रहे 1,75,00,000 रुपए लेके आए पाकिस्तान में, पाकिस्तानी रुपयों में $1 लाख। तो ये बात तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या पॉलिसी है इनकी और क्यों ये पैसा आता है। और वो भी $1 करोड़। $1 करोड़ तो वैसे भी अगर इन्वेस्टमेंट कर दे तो उसको बंदा परमानेंट वीज़ा दे देता है, कोई भी मुल्क दे सकता है, पाकिस्तान किसी को भी दे सकता है। एक पॉलिसी बना लेना और फिर उस पॉलिसी के तहत पता नहीं कौन आएगा यहाँ, किन को लाना चाहते हैं, किन को बसाना चाहते हैं। पहले ही ऐसी बढ़िया मुसीबतें पे एक दूसरे लड़ी जाने यार, ठीक है ना। और बाहर से आएगा कोई, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी और फिर शकूक-ओ-शुबहात इनके बारे में, खान साहब के बारे में तो हमेशा रहते हैं लोगों को कि पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं जनाब यानी सारा कुछ बेच बूझ गए ने, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। तो अब देखें इस पॉलिसी को मैं क्या अब नाम दूं, क्या है क्या नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता खबरें निकलेंगी जब कुछ लोग आएंगे यहाँ जो इब्तदाई तौर पे जो सरमायाकारी करेंगे यहाँ आकर, तो फिर पता चलना शुरू हो जाएगा थोड़ी थोड़ी, अगर आते हैं तो। वैसे तो जो मैंने कहा है ना, गांव में वो कहते थोड़े तो से पहले चंगे हैं भाजी, वो हमसे बेहतर मुल्कों में ही रह रहे हैं। इतने पैसों से अगर वहाँ से निकाल के सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत लेने के लिए, वो ये तो यार यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं ना छोटे छोटे, वो ऐसे गोल्डन पासपोर्ट ये वो ऐसी चीज़ें देते हैं ताकि लोग वहाँ पैसा लगाएं और वहाँ से पासपोर्ट लें और उस पासपोर्ट की बुनियाद पे भी और यूरोप के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाकर सेटल हो जाते हैं। पाकिस्तान से उन्होंने क्या लेना देना यार। चलो अल्लाह बेहतर करे, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह बेहतर करे, शायद इनका ये तरीका कामयाब हो जाए। अगर 100 बंदा आ गया पाकिस्तान में तो $1 करोड़ तो आ जाएंगे ना। $1 करोड़ कितनी बड़ी अमाउंट है, ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो एक हफ्ते में भेज देते हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, अब दूसरी बात डील शील वाली बात जो हो रही है, बड़ी बातें, नवाज शरीफ के साथ ये डील हो गई, जरदारी के साथ ये डील हो गई, फलान डील, मुख्तलिफ खबरें चलती रहती हैं। और पिछले दिनों बड़ी खबरें चलती रही कि नवाज शरीफ आ गया, सामान बन के बैठा। मैं भी कहता रहा हूँ आने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने एक बताया हुआ है कि उस वक्त तक नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? जब तक इमरान खान की हुकूमत है। के टोकर निगरान हुकूमत बन जाती है तो आ जाएंगे, और फिर वो उनका अपना एक मामला है। और फिर ये भी खबर मैंने दे रखी है कि नाहली का मामला उनका चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पे कुछ हो गया तो वेल एंड गुड, वरना अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अब वो कुछ साफ़ी दोस्त हैं जो नवाज शरीफ के करीब हैं और वहाँ उनसे वो ज़ाहिर है वो मुलाकातें और शुलाकातें ये वो, वहाँ से मुझे ये पता चला है कि वो भी यही कह रहे हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरी ख़बरों की ये तस्दीक की जा रही है वहाँ से, लंदन से, कि नवाज शरीफ का इमरान की हुकूमत में आने का कोई प्रोग्राम नहीं, प्लान नहीं है। वो आगे कोई सूरत बदल जाए तो पता नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर नहली बरकरार रहती है और अगले इलेक्शन तक ताहियात नहली वाला जो फैसला है वो ख़त्म नहीं हो जाता, वापस नहीं ले लेती सुप्रीम कोर्ट, और उनकी अपीलें जो हैं एवनफील्ड और दूसरी, एक तो मैं कह रहा हूँ ना जो बाद में मलिक अरशद वाली हैं अपीलें, दोनों जो केस हैं उनके, एक में बरी हो चुके हैं और एक में उन्हें सज़ा हो गई थी, तो वो गालिब इम्कान है 99.9%, ठीक है ना, कि वो रिमांड होनी है। लेकिन दूसरा जो एवनफील्ड वाले में अगर बरी हो जाते हैं तो फिर उनकी नहली ख़त्म, फिर तो वो ज़ाहिर है खुद ही वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन अगर वो नहली बरकरार रहती है
इलेक्शन तक। तो फिर मैं ये कह सकूँ शहबाज शरीफ, और लंदन से भी खबरें यही आ रही हैं, वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आपने भी अब तक भी पहुंच जाएंगी वो खबरें कि वो इनका वली अहद जो है, इनका जो इनके बाद जो है नवाज शरीफ के हुकूमत के लिए, तो मैंने एक दफ़ा ये कहा था दो टोक कि हमजा नहीं, मरियम नहीं, शहबाज, ये मैंने बात कर चुका हूँ पहले, अगर आपको याद हो। तो बहरहाल अब आते हैं जनाब उस बात की तरफ कि ये बशीर मेमन साहब, साबिक DGFI है, उनके पीछे पड़े हुए हैं। 2-3 मुकदमे जनाब, इंक्वायरियाँ शुरू कर दी हैं, और कहते हैं लाहौर भी इंक्वायरियाँ हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट में गए, पहले तो सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने इंटरम बेल करवाई कि जनाब मैंने फाड़ना लैन के थे। फिर उन्होंने लोअर कोर्ट से, लाहौर से एक बेल करवाई। फिर पता ये चला कि जनाब वो तो FI वाले बड़े केस कुछ बनाई फिरते ने, उन्होंने खिलाफ और 2-3 केस बनाई खड़े ने। एक तो वो है ना उमर फारूक ज़हूर समथिंग वाला केस के जनाब इसको फैसिलिटेट किया, इसको भगा दिया, इनका नाम था उसमें, रेड नोटिस था इसका, आलमी मुलज़म था, तो पकड़ना था इंटरपोल ने। तो ये वो लोगों को पता ही नहीं, इंटरपोल का एक सिस्टम है, उसका जुडिशल सिस्टम है उनका, वो किसी की रिकमेंडेशन पे ये वो ऐसे नहीं करते, वो अपनी अदालत लगाते हैं, फिर फैसला करते हैं कि जनाब अगर ये दरख्वास्त गई है उमर फ़ारूक की FIA की तरफ से, तो उन्होंने पूरी इंक्वायरी करके जो भी किया होगा। और उमर फ़ारूक के अकेले इनके साथ तस्वीर नहीं है बशीर मेमन साहब के साथ, उनकी GHQ में लोगों के साथ भी तस्वीरें हैं। वो इन्हीं के दौर में, बशीर मेमन साहब के दौर में पाकिस्तान नहीं आया, उससे पहले भी आता जाता रहा है, क्योंकि इस जेल में नाम ही नहीं डाला हुआ था किसी ने उसका। वो वज़ीर-ए-आज़म के करीबी लोगों के साथ भी तस्वीरें। तो बहरहाल ये तो एक बहाना बनाया हुआ है ना। वो सबसे पहले तो इशू पता कहाँ बना था, जब बशीर मेमन साहब ने इंक्वायरी शुरू की ना आरफ नकवी के ख़िलाफ़। वो यार जिन $21 लाख भेजे हुए यार दुबई चों, वो क्रिकेट वाला, क्रिकेट क्लब अबराज वाला दरअसल असल में है ना वो, उनके बारे में तो और भी कई बातें वो एक साहब बता रहे थे कि जो इमरान खान साहब के बच्चों कि फ्लैट श्लैट के मामले में कोई अबराज के ज़रिए पेमेंट हुई है, कोई ये वो, लेकिन ये गैर मुसद्दक़ातला, ये मुसद्दक़ातला नहीं। ये बहरहाल बंदा जो है वो ठीक था जिन्होंने ये बात की, लेकिन वो मैं इसको मुसद्दक़ातला नहीं कहता। और फिर जो बशीर मेमन साहब हैं, वो उन्होंने कहा आरिफ नकवी छड़ पर अपना बंदा छड़ दे इमरान खान। उन्होंने कहा जनाब नहीं, कैसे छोड़ दें। फिर उन्हें भागना पड़ा आरिफ नकवी साहब को। फिर अब वो लंदन में गिरफ्तार हैं किसी और फ्रॉड के केसों में, बड़े सारे केसों में पकड़े हुए हैं उन्होंने। और वहाँ अदालत में ये कहा गया है कि इन्होंने जब वस्त एशिया नहीं, वो मशरक़ वस्ता में अपनी बेची हैं जायदादें वगैरह, सारा कारोबार समेटा है, तो उसमें पता नहीं कितने लाख डॉलर जो है एक पाकिस्तानी सियासतदान को रिश्वत दी। वो 21 लाख डॉलर की तो बात सामने आ गई है, बाकी पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। तो खैर अच्छा, वो आरिफ नकवी साहब से मामला शुरू हुआ, लेकिन ये इमरान खान उनके इतना खिलाफ नहीं थे, इतना तपा वो नहीं था। असल में बशीर मेमन साहब भी ना अपनी नौईद के, उनको भी एक जोम है कि मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, कुछ किया ही नहीं, मेरे अब्बे दे 25 मरबे पता नहीं किन्ने मरबे ज़मीन सी, और मैं तो पहलों पैदा ही जिम्मेदारां चो हैं, उपरों मेमन। वो इस जोम में एमी सीधी सीधी बातें जनाब जो भी है दिल में आया कह दिया, ये देखा ही नहीं ये बंदा क्या हो गया। मसलन मैं मेरे इल्म में है एक बार कि एक सेनेटर जो हैं वो आए मिलने मेमन साहब को, बशीर मेमन को। उनके हो क्या बात है मेरे लीडर की, यार बड़ा बड़ा लीडर है मेरा। वो उन दिनों बात चल रही थी जहांगीर तरीन वाला इशू आया हुआ था, जाने वाला था कि वो किसी को नहीं छोड़ता, वो जो फैसला कर लेता है ना तो वो अपने अब्बे के खिलाफ भी एक्शन ले लेता है। और फिर खान साहब ने आज हमें बताया है कि जब शौकत खाना बन रहा था तो उसकी कंस्ट्रक्शन की स्पीड ज़रा स्लो थी, तो मैं गया वहाँ, तो मैंने कहा ये स्पीड क्यों स्लो है। उनका ही थोड़े अब्बा जी आते ने, यानी इनके वाल साहब न्याजी साहब, तो वो कोई तरमीम करवा देते हैं जिसकी वजह से हमें ना वो उसमें पहली वाली गिरा के या कुछ और करके, सारा वो इंजीनियर थे, वो अपने को अपना हिसाब लगाते होंगे। तो खान साहब ने कहा नहीं हूँ अब्बा आवे तो गल नहीं मान गई, और गारा के वो खुद कह रहे हैं, खान साहब उन लोगों को बता रहे हैं, दरस दे रहे हैं कि जनाब मैं अब्बा जी के पास गया, मैंने अब्बा जी को कहा 2 कुर्सियाँ लान पड़ी थी, एक में मैं बैठा एक बब्बा भी बैठे थे, मैं क्या अब्बा जी आइंदा तुसी शौकत खाना में नहीं जाना,
और फिर अब शायद नाराज रोज़ भी हो गई है वो। तो जब वो सेनेटर साहब बता रहे थे, मेरी इतला के मुताबिक बशीर मेमन साहब ने उस सेनेटर की क्लास ली, उनका बेटा था साथ आया हुआ, शायद उनका नाम जमशेद था, समथिंग को नाम, सेनेटर का नाम नहीं लेना यार। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जमशेद तुम्हें कहे कि भाई ये काम नहीं करना, उन्होंने कहा मैं लितर ना मारांगा। उनका ये है इकदार जो इनकी खान साहब की जो अखलाकी या इकदार के हवाले से जो रवैया है, उस पर भी खुले बंदों तनकीद शुरू कर देते थे बशीर मेमन साहब। अब उनको वो दुखते हैं और फिर कहा जी शहबाज शरीफ ने पढ़ो, नवाज शरीफ ने पढ़ो, मरीम ने पढ़ो, उनका कितना पढ़िए, ये भी एक गुस्सा है उनको, खान साहब को। फिर एक और जो घर की मैं बात करता हूँ, घर से कैसे प्रेशर पड़ रहा है। एक कोई अफसर FIA में आया, 10-15 दिन हो गए, खबर मानिका साहब जो हैं, ये हैं उनके एक कोर्समेट कह लें आप बशीर मेमन साहब के, खबर मानिका साहब, वो जनाब आए हैं कि जनाब वो जो बच्चा है ना वो उसका ट्रांसफ़र कर दें, पता नहीं लाहौर या कहाँ इधर उधर। उनके जनाब 15 दिन हुए हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर दूँ। तो अब वहाँ उन्होंने ये फरमाया कि जनाब साड़ी हुकूमत साढ़े नाल इंज होएगा मेमन साहब, यानी वो कह रहे हैं। और मेमन साहब जो समझ गए वो कह रहे यार ये तो गैरत वाली बात नहीं हमारे मुल्क में होती कि जनाब ये तो बेशर्मी की बात है यार, कोई थोड़ी बीवी नू लै गया तलाक तलवा के और तुसी उन्होंने ਉਹਦੇ दौर च अपनी हुकूमत कह रहे हो। वो खैर उसने जो भी है कोई चेहरे पे कोई लाली शाली आई, क्या वो गुस्सा आ गया या क्या हो गया, वो वहाँ से जवाब दे के माने कि नहीं ये नहीं हो सकता, 15 दिन नहीं हो सकती तब्दीली। तो वो जनाब वहाँ इतला के मुताबिक ज़ाहद गशकोरी साहब और सलीम साफ़ी साहब मेमन साहब के पास आ गए कहीं, उनका पहले से टाइम था। तो उन्होंने वो बात उनको बता दी, उन्होंने आगे दमा दी और सुना कि सलीम साहब ने तो उस पर वीलाग भी खड़का दिया। तो ये यहाँ से खबर मानिका साहब का जो ताल्लुक़ है अपनी साहबका अहलिया के साथ, वो ज़ाहिर है उनके बच्चे भी फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी माँ जो है खातून अव्वल है। तो ये बात बशीर मेमन साहब ने बहुत सारे लोगों को सुनाना शुरू कर दी कि जनाब खबर मानिका ये कह रहे हैं, कोई हद होती है यार, अखलाकियात की फ़लाँ की ये की। और फिर ऐसी बातें कि जनाब कौन सा ऐसा दोस्त है जो बग़ैर मतलब के धड़ाधड़ लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये बात वो जहांगीर तरीन के हवाले से वजीद अहमद साहब ने कही है और भी बहुत सारे दोस्तों के हवाले से। आरिफ नकवी बड़े पैसे देता रहा है और ATM मशीन है, अलीम खान सुनाएगा पैसे पूसे बड़े लगाता रहा। ये चीज़ें जो हैं ये खान साहब तक पहुँची हैं। और फिर एक तबादले के लिए पहले वज़ारत दाखिला से कहलवाया गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये की ख्वाहिश है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की कि ये ट्रांसफ़र कर दें। उन्होंने उसमें भी कोई बहाना शहाना किया। फिर आज़म खान ने कहा कि जनाब कर दें, उन्होंने कहा नहीं करता मैं। अब ऐसा अफसर जो है उसकी वो तो उन्होंने अपना उनको कर लिया मुखालफ, समझ लिया है जनाब ये बशीर मेमन मुखालफ। बशीर मेमन जो है वो डटा हुआ है, उन्होंने कहा मैनू की परवाह, मैं गलती की कोई नहीं। वो मुख्तलिफ साफ़ियों से, वो हाई कोर्ट में भी लोअर कोर्ट में भी साफ़ियों से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ गुफ्तगूएँ होंगी। तो वो कह रहे हैं कि जनाब मैनू की पा रहा, मैं कुछ किते कोई नहीं मेरे को। फिर एक और इन्होंने जो खबर चलवाई बशीर मेमन के बारे में, इनको बशीर मेमन का पता ही नहीं, पुलिस अफसर है, ज़ाहिर है, और शुरू से ही जो उनके वालिद साहब थे एक अमीर आदमी थे, ज़मींदार थे, 2 भाई हैं सारे, पैसा खुला, नौकरी दी लोड़ भी कोई नहीं थी उन्होंने। अच्छा, अब खबर यह चलवाई गई कि जनाब जब उनसे इंक्वायरी की FIA ने, तो जब उन पर सवालात का जवाब देने के लिए दबाव बढ़ा तो वो भाग के उठ कर चले गए। इनको मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेमन का पता ही नहीं मेमन क्या चीज़ है। वो DGIFA रहा है, FIA रहा हुआ है, IG रहा हुआ है, बड़ी पोस्टों पर रहा हुआ, IB में एक बड़ा अफसर रहा है। वो उसको जो ये वीडियो लिंक के ज़रिए उससे सवाल सवाल कर रहे थे ना, उसमें उसने एक बड़ी चीज़ पकड़ ली हुई है इनकी। एक तो ये कि वीडियो लिंक के ज़रिए जो इंक्वायरी सवालात जो कुछ भी हो रहा था, वो रिजवान साहब पता नहीं कौन जो भी कर रहे थे, वो सारा उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। मेरी इतला के मुताबिक मुबैना तौर पर वो रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड की शक्ल में, टेप की शक्ल में
ऑडियो वीडियो टेप की शक्ल में उनके पास मौजूद है, जो कि जो भी सवालात किए गए, जो भी उन्होंने जवाब दिए, जो ये कह रहे हैं ना भाग गए छोड़ के इंक्वायरी, वो उसके उल्ट हो जाना है। जब वो मंजरेआम पे आनी है चीज़ तो फिर वो उसके उल्ट हो जाना है, क्योंकि इन्होंने खुद ये खबर चलवा दी है। तो वो अब उस अखलाकी तौर पे पाबंद नहीं रहे बशीर मेमन साहब की। उस जो इंक्वायरी, खुफिया इंक्वायरी है, उसको ये ओपन कर रहे हैं और वो उसको खुफिया रखें, ये वो अखलाकी तौर पर पाबंद नहीं रहे उसके, वो कर सकते हैं। और फिर एक और चीज़ जो मुझे पता चली है कि वो जब वीडियो लिंक के ज़रिए सवाल जवाब हो रहे थे तो भाई साहब एक और कैमरा भी लगा हुआ था वहाँ पे, कोई और साहब भी थे जो वहाँ सामने मौजूद नहीं थे लेकिन कहीं और सुन रहे थे। वो वीडियो लिंक के ज़रिए वो पता चल गया कि जनाब, और ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि बशीर मेमन ने ये कहा कि ये तीसरा कौन है जो सामने नहीं आ रहा, सामने आए। और वो जब सामने आएगा तीसरा जो भी था, तो फिर केस जो है FIA का, इमरान खान का, मालिका का, आजम खान का, ये बहुत ख़राब हो जाएगा। वो जब तीसरा सामने आएगा ना, वो तीसरा कौन है, वो तीसरे ने गड़बड़ कर दिया आके बीच में। इस तरह का मामला है। बहरहाल ये बशीर मेमन साहब की जो शोहरत है वो तो इवन के माजी में अदालतें भी मानती रही हैं कि यार अपराइट आदमी है, ठीक आदमी है, ये मानने ये है, वो बेदाग किस्म का उनका माजी है। और ये फंस गया इन चक्रों में कि जनाब खबर मानका की बात नहीं मानी। खबर मानका की बात ना मानने का मतलब तुम्हें पता, पाक पतन हर दूसरे दिन एक अफसर तब्दील होया होंदा, क्योंकि खबर मानका साहब को पसंद नहीं होंदा। ये इस मुल्क में हो रहा है। हाँ, एक चीज़ तो रह गई यार, वो जो मैंने कहा था इमरान खान को डील शील के चक्रों में है, रावलपिंडी के साथ, रावलपिंडी वालों के साथ कोई डील शील कर ले, कुछ और मामला हो जाए। तो इतला ये है कि जनाब वो कह रहे हैं रावलपिंडी वालों को कि जनाब जो आप करना चाह रहे हैं अपने अंदर, अदारे के अंदर जो भी करना चाह रहे हैं, किसी को किसी से कोर वापस लेना चाह रहे हैं, किसी को कोई यूनिवर्सिटी का, जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है उसका VC लगाना चाहते हैं, उसका सरबराह लगाना चाहते हैं, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, मैं चुप हूँ, ये बात। लेकिन एक्सटेंशन वाली बात जो है वो सारे कह रहे हैं कि एक्सटेंशन कौन देगा कौन नहीं देगा, नून लीग तो शायद देने वाली नहीं, और खान साहब क्या सोच रहे हैं इस हवाले से। इतला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो एक्सटेंशन होगी। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ऊपर वाले 7-8-10 जो कोर कमांडर्स हैं वो मुश्तरका एक फ़ैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। ये नहीं होगा कि जनाब फ़लाँ बंदे को उंगली रखेंगे वज़ीर आज़म साहब और वो आर्मी चीफ होगा, और फ़लाँ बंदे पे उंगली रखेंगे और उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मेरी इतलाह के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी, जो फ़ैसला करेगी, उसको जो है वो फ़ौक़ियत हासिल होगी। और ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरी इतलाह के मुताबिक को पैगाम शगाम दे रहे हैं कुछ सीधे सीधे, मैं न तलकात न ख़राब करो, मैं बड़ा ताबेदार वज़ीर आज़म हूँ, और जो आप कहेंगे, जो आप चाहते हैं उसके अंदर, अदारे के अंदर जो आपको पूरी आज़ादी है, मेरा कोई पसंदीदा नहीं, ये कह दिया है खान साहब ने। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।